हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है। देन हम लोग सीखेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड देन हम लोग सीखेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सारे पॉइंट्स सुनना पड़ेंगे, आपको सुनना होगा, जिसके बाद आपको वो कंसेप्ट इजीएस्ट लगने लगेगी। ठीक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है दोस्तों। एंडोथर्मिक जानबूझ के थोड़ा दूर लिखा हूं। और एक्सोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब है टेकन इनसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट, एक्सो का मतलब होता है गिवन आउटसाइड और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक, पहले तो आपको यह समझना होगा कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। बाद में प्रोसेसेस और बाद में रिएक्शंस का बात हम लोग करेंगे। ठीक, एंडो यानी अंदर, थर्मिक यानी हीट। जब कोई चेंज हो या कोई रिएक्शन हो जहां पर हीट बाहर से ली गई है या बाहर से एब्जॉर्ब करी गई है, इफ द हीट इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड, if the heat is taken from outside or is absorbed from outside or is supplied from outside, then it is called as endothermic। जब हीट एब्सॉर्ब की जाती है, अंदर ली जाती है, बाहर से अंदर ली जाती है, it is taken from outside, then it is called as a endothermic। and exothermic का मतलब क्या है, जब हीट बाहर दी जाती है, when the heat is given out, when the heat is given outside, when the heat is liberated, when the heat is released, given out, liberated, released, तू जा जा जा। ठीक, कबूतर आ एंडोथर्मिक, कबूतर जा 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 एक्सोथर्मिक। जब हीट ली जाती है, कबूतर आ तो वो है एंडोथर्मिक। जब हीट बाहर फेंकी जाती है, दी जाती है, इट इज रिलीज्ड, इट इज गिवन आउट, इट इज लिबरेटेड, कबूतर जा जा जा, देन इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन, जो भी है एक्सोथर्मिक। ठीक, अब बात करेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है। ये वर्ड्स का मतलब आपको समझ गया। ठीक, अब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक, इन अ फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज मैंने कहा। ठीक, मैं आपको सिग्निफिकेंस इन वर्ड्स का क्या है जरूर समझाऊंगा। इन अ फिजिकल चेंज, इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम आउटसाइड, देन इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इन अ फिजिकल चेंज, इन मैं जानबूझ के कैपिटल लिख रहा हूं, फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज, इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम आउटसाइड, it is called as endothermic process। एंडोथर्मिक प्रोसेस को जानबूझ के हाईलाइट किया है मैंने। ठीक, सिमिलरली इन अ फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज, इफ द चेंज इज अ फिजिकल चेंज, if the heat is given out, then it is a exothermic process। exothermic
प्रोसेस है। फ्रेंड्स, प्रोसेस वर्ड कब लगता है? जब चेंज फिजिकल हो, जब चेंज फिजिकल हो, फिजिकल चेंज के दौरान हीट अगर एब्सॉर्ब करी गई है तो उसको कहा जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, और फिजिकल चेंज के दौरान अगर हीट गिवन आउट है, यानी हीट बाहर दी गई है, रिलीज करी गई है, लिबरेट करी गई है, तब उस चेंज को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो प्रोसेस वर्ड कब आता है फ्रेंड्स? जब चेंज फिजिकल हो तब वर्ड आता है, जब चेंज फिजिकल हो और हीट एब्सॉर्ब करी गई हो तब यूज किया जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस टर्म। ठीक, और जब फिजिकल चेंज में हीट इज गिवन आउट या हीट इज रिलीज्ड है तब टर्म जो यूज किया जाता है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहना चाहूंगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस किससे रिलेटेड टर्म है? तो फिजिकल चेंज से रिलेटेड टर्म है। ठीक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो दो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड टर्म्स है? केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज से रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इफ अ चेंज इज अ फिजिकल चेंज एंड हीट इज एब्सॉर्ब्ड देन इट विल बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड इफ द चेंज इज अ फिजिकल चेंज एंड हीट इज गिवन आउट देन इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेयरएज इफ द चेंज इज अ केमिकल चेंज, अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तब अगर हीट एब्सॉर्ब करी गई हो तो उसको कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, और अगर कोई केमिकल चेंज के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हीट बाहर दी जाती है तब उसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन क्यों? क्योंकि चेंज केमिकल है, और प्रोसेस क्यों? क्योंकि चेंज फिजिकल है। आई होप आपको मेरा पूरा पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया हो। पहले तो हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उनके एग्जाम्पल्स हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एंड देन हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक, आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस के और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कब होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होती है। पहला एग्जाम्पल मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए लेना चाहूंगा मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? आइस यानी H2O सॉलिड, आइस यानी H2O सॉलिड प्लस हीट, ठीक, गिव्स H2O लिक्विड। ठीक, ये था आइस, ये क्या था? आइस, और ये है वाटर। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है? H2O सॉलिड यानी आइस है, H2O सॉलिड यानी कौन? आइस। जब हीट एब्सॉर्ब करता है, हीट लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, इसका मतलब हीट एब्सॉर्ब किया गया है। आइस जब हीट एब्सॉर्ब करता है, हीट एब्सॉर्ब करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2O लिक्विड, जिसको हम वाटर कहते हैं। एंड दिस इज अ फिजिकल चेंज and a change where heat was absorbed, and so is the example of endothermic process.
पहला एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक, अब वाइस वर्सा में एक्सोथर्मिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये है आइस वाटर कन्वर्ट, ये था मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या था? मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां पे वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का रिएक्शन है, पानी से बर्फ बनना। कैसे? फ्रेंड्स, ये है H2O लिक्विड। क्या है? H2O लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O सॉलिड। ये है वाटर, ये है आइस। ये क्या है? आइस। आइस। मगर ये कब होता है? when heat is given out, when heat is given out। ये water converted into ice, water got converted into ice by giving out heat, by liberation of heat, by releasing the heat। water का heat अगर आप रिलीज करा दो, water जब लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका हीट जब आप गिवन आउट करोगे, रिलीज करोगे, लिबरेट करोगे, देन दैट लिक्विड वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड आइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हुआ? आइस जो था उसने हीट एब्जॉर्ब करा और पानी में कन्वर्ट हो गया। जबकि आइस फॉर्मेशन यानी वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस कैसे होता है? पानी gets converted यानी water gets converted into ice by liberation of heat when heat is given out। ठीक, राइट हैंड साइड में हीट दिखाया गया है, यानी the system have lost heat, heat is given out, heat is liberated or released and therefore water have got converted to ice। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसमें आइस हीट को एब्जॉर्ब करता है। आइस को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, हीट सप्लाई करते हो, देन इट गेट्स मेल्टेड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म। ये पहला एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। ध्यान से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां पर है दूसरा एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं। सपोज ये एक बीकर है। क्या है? बीकर। ठीक, इसमें क्या ऐड किया गया? बाहर से क्या ऐड किया गया? पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया गया 5 ग्राम। एग्जाम्पल के लिए 5 ग्राम लिया है। यह है H2O। ये क्या था? H2O था। ठीक, ये था H2O। इसमें बाहर से क्या ऐड किया गया? पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो बंदा हमको मिलेगा जब आप कोई बीकर में 100 ml पानी लिए हो, कोई बीकर में आपने कितना पानी लिया है? सबसे पहले तो 100 ml, उसमें आपने क्या ऐड किया है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये होने के लिए आपने बाहर से हीट एब्सॉर्ब करी है। ठीक, एंड वी गेट KNO3 aqueous, KNO3
KNO3 एक्वियस। ठीक, दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर भी आपने बीकर लिया, यहां पर भी उसमें 100 ml पानी था, यहां पर भी 100 ml पानी था। ये है H2O, क्या है ये H2O। बाहर से उसमें आपने क्या ऐड किया, आपने ऐड किया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड किया फ्रेंड्स आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaOH एक्वियस। क्या मिलेगा, NaOH एक्वियस प्लस हीट विल बी रिलीज्ड, प्लस हीट विल बी रिलीज्ड। अब ये क्या है बेसिकली, पहले तो आप ये दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से नोट डाउन करिए। इन दोनों को मैं दोबारा आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक, आई होप आपको रिएक्शन का फिजिकल चेंज का जो फॉर्मेट है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं ये दोनों एग्जांपल्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें आपने ऊपर से क्या ऐड किया, आपने ऐड किया KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। क्या ऐड किया आपने, पोटेशियम नाइट्रेट का जो पाउडर है 5 ग्राम पाउडर इस बीकर में डाल दिया। बीकर को बंद करके आपने उसको स्टर किया। क्या किया, स्टर। मैं डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का बात कर रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। बेसिकली थोडक्यात असं समजा, तुम्ही एक पाण्याची बॉटल घेतली आहे आणि पाण्याच्या बॉटलमध्ये तुम्ही 100 ml पाणी टाकलाय। किती ml पाणी टाकलाय, 100 ml। त्याच्यामध्ये तुम्ही KNO3 चं 5 ग्रॅम पावडर टाकलं। त्या पाण्याच्या बॉटलमध्ये तुम्ही वरनं काय टाकलं, KNO3 म्हणजे पोटॅशियम नायट्रेट टाकलं। झाकण बंद केलं आणि तुम्ही त्याला हलवलं। ठीक आहे, झाकण बंद केलं आणि तुम्ही त्याला खूप जोरात चांगलं विगरसली हलवलं आणि ती बॉटल ठेवून दिली साईडला। ठीक, आता तुम्ही इकडे काय केलं, इकडे काय केलं, सेम तुम्ही परत दुसरी वेगळी बॉटल घेतली, वेगळी बॉटल घेतली। वेगळ्या बॉटलमध्ये परत तुम्ही काय घेतलंय, वेगळ्या बॉटलमध्ये परत तुम्ही घेतलंय 100 ml पाणी। लिहिण्याची काय गरज नाहीये, जस्ट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करतोय। 100 ml पाणी। ठीक, आणि 100 ml पाणी घेतल्याच्या नंतर तुम्ही त्याच्यात काय ऍड केलं, तुम्ही त्याच्यात ऍड केलं सोडियम हायड्रॉक्साइड। सोडियम हायड्रॉक्साइड, इकडे तुम्ही 100 ml पाण्यात पोटॅशियम नायट्रेट ऍड केलेलं। पोटॅशियम नायट्रेट टाकल्याच्या नंतर बॉटल बंद केली। इकडे बॉटलमध्ये 100 ml पाणी घेतलं। 100 ml पाणी घेतल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय टाकलं, 5 ग्रॅम NaOH टाकलं। जसं इकडे टाकलेलं तसं इकडे काय टाकलेलं, 5 ग्रॅम NaOH। ठीक, चिंटूनी एक बॉटल घेतली ही वाली आणि पिंटूनी एक बॉटल घेतली ही वाली। चिंटूनी पण जोरात ती हलवली आणि पिंटूनी पण जोरात ती खूप वेळ हलवली। ठीक, चिंटूनी काय ऑब्झर्व केलं, जे चिंटूनी ऑब्झर्व केलं ते इकडे तुम्ही बघाल। चिंटूनी काय सांगितलं, म्हणे सर KNO3 सॉलिड, KNO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, KNO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस हीट, कारण ह्या केसमध्ये हीट वॉज ऍब्झॉर्ब। कसं काय सांगतो, KNO3 पावडर टाकला गेला, काय होता अगोदर पाणी, त्याच्यात काय टाकलं गेलं, KNO3 सॉलिड and we get KNO3 aqueous. What we get is KNO3 aqueous. आणि दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये काय झालं, NaOH सॉलिड 5 ग्रॅम घेतलं गेलं। कशात टाकलं गेलं, पाण्यात टाकलं गेलं। ठीक, आणि आपल्याला काय मिळालं, NaOH aqueous आणि हीट वॉज गिवन आउट, हीट वॉज गिवन आउट। सर हे कसं समजलं की इथे हीट ऍब्सॉर्ब केली गेलीये आणि इकडे हीट इव्हॉल्व झालीये, रिलीज झालीये, लिबरेट झालीये, हे तुम्ही कसं ओळखलं सर?
बेटा चिंटूनी जेव्हा बॉटल हलवली आणि पिंटूनी जेव्हा बॉटल हलवली, ऐकून घ्या, चिंटूनी जेव्हा बॉटल हलवली तर आपल्याला मिळालं KnO3 ऍक्वियस, ठीक आहे, सगळं मिक्स झाल्याचा नंतर, ठीक। आणि पिंटूनी जेव्हा बॉटल हलवली तर त्या बॉटलमध्ये पाणी होतं, सोडियम हायड्रॉक्साईड होतं आणि हलवल्याच्या नंतर आपल्याला मिळालं सोडियम हायड्रॉक्साईड ऍक्वियस। इकडे पाण्यात टाकलं गेलेलं पोटॅशियम नायट्रेट, आपल्याला मिळालं पोटॅशियम नायट्रेट ऍक्वियस, सगळं मिक्स झाल्याच्या नंतर। आणि इकडे पाण्यात टाकलं गेलेलं सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि सगळं मिक्स झाल्याच्या नंतर पिंटू कडनं आपल्याला मिळालेलं सोडियम हायड्रॉक्साईड ऍक्वियस, ठीक। आता बेटा इकडे लिबरेट झाली आणि इकडे ऍब्झॉर्ब झाली, हे कशावरनं, ठीक। तुम्हाला सांगतो, जर आता ही सिस्टम झाली, ह्याला काय म्हणणार, ह्या बॉटलला काय म्हणणार, सिस्टम म्हणजे काय, सिस्टम म्हणजे अशी प्लेस किंवा असं एक सिस्टम की ज्याच्यामध्ये रिएक्शन घडली गेली आहे। आता ह्या बॉटल मध्ये रिएक्शन घडली आहे, मग ही बॉटल झाली सिस्टम आणि इकडे पण ही बॉटल झाली सिस्टम, ठीक। जेव्हा चिंटूनी त्या बॉटल मध्ये पाण्यामध्ये KnO3 टाकलं, त्याला खूप हलवलं, तर जे बनलं गेलं ते होतं KnO3 ऍक्वियस। आणि थोड्या वेळाच्या नंतर जेव्हा चिंटूनी बघितलं की त्याचा टेम्परेचर काय, बॉटलला हात लावला तर बॉटल गार झालेली होती, द सिस्टम गॉट कूल्ड, वॉटर गार वाटायला लागली आणि वॉटर गार वाटायला लागली म्हणजे हीट वॉज ऍब्झॉर्ब। आणि इकडे पिंटूनी जेव्हा पाण्यात सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकलं, NaOH टाकलं आणि त्याला खूप वेळ हलवलं, तर जे मिक्स झाल्याच्या नंतर आपल्याला काय मिळालं, NaOH ऍक्वियस मिळालं, ठीक। पण पिंटूनी जेव्हा त्याला ठेवून थोड्या वेळाने हात लावला तेव्हा ही जी बॉटल होती, सगळं मिक्स झाल्याच्या नंतर हलवल्याच्या नंतर थोड्या वेळाने जेव्हा ह्या बॉटलला टच केलं गेलं तेव्हा ही बॉटल गरम वाटायला लागली, इट बिकेम हॉट, द बॉटल बिकेम हॉट, ती गरम वाटायला लागली आणि बॉटल गरम वाटायला लागली म्हणजे हीट वॉज गिवन आउट, ठीक। म्हणजे फिजिकल चेंज झाल्याच्या नंतर जर सिस्टम गार होत असेल, इफ द सिस्टम गेट्स कूल देन द हीट वॉज ऍब्झॉर्ब अँड इफ द सिस्टम गेट्स हॉट देन हीट वॉज इव्हॉल्व्ड। तर ह्या केसमध्ये बॉटल गरम वाटायला लागली म्हणजे मी सांगतो की इथे हीट वॉज लिबरेटेड, आणि ह्या केसमध्ये बॉटल नॉर्मल आधीच्या पेक्षा गार झाली म्हणजे हीट वॉज ऍब्झॉर्ब, and therefore this is a endothermic change and this is an example of exothermic change, ठीक। एंडोथर्मिक प्रोसेस सर का, कारण बेटा डिझोल्युशन म्हणजे काय, डिझोल्युशन ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट, डिझोल्युशन ऑफ NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड, का डिझोल्युशन, कारण जो मेन कंपाऊंड आहे KnO3 तो प्रोडक्ट मध्ये पण KnO3 आहे, म्हणजे कंपाऊंड सेम आहे, जस्ट इकडे तो सॉलिड फॉर्म मध्ये होता आणि पाणी टाकल्याच्या नंतर तो ऍक्वियस फॉर्म मध्ये आला। तर बेसिकली कंपाऊंड बदलला गेला नाही, म्हणजे हा फिजिकल चेंज आहे, हा पण फिजिकल चेंज आहे। इकडे हीट ऍब्झॉर्ब केली गेली, कशावरनं, सिस्टम गॉट कूल्ड आणि म्हणून हीट वॉज ऍब्झॉर्ब, इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इकडे काय झालेलं, सिस्टम थोड्या वेळाने जेव्हा सगळं हलवणं झालेलं तेव्हा सिस्टम गरम झालेली अँड सिस्टम बिकेम हॉट, मीन्स द चेंज इज एक्झोथर्मिक change, exothermic process and therefore heat was shown to be given out, ठीक। आय होप तुम्हाला हे दोन्ही एक्सपेरिमेंट्स, दोन्ही एक्झाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आईस अँड फॉर्मेशन ऑफ आईस फ्रॉम वॉटर, हे दोन एक्झाम्पल होते एंडो आणि एक्झोचे, आणि दुसरे दोन एक्झाम्पल होते डिझोल्युशन ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट होता एंडोचा आणि डिझोल्युशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड होता एक्झोचा। कारण काय, इकडे सिस्टम गरम झालेलं म्हणजे इट इंडिकेट्स दॅट हीट मस्ट बी इव्हॉल्व्ड आणि इकडे सिस्टम गार झालेलं, कूल झालेलं, विच इंडिकेट्स दॅट हीट मस्ट बी ऍब्झॉर्ब, ठीक। आय होप तुम्हाला हे सगळे पॉइंट्स एकदम व्यवस्थितरित्या कळले गेलेले आहेत, ठीक। आता अभी हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है फ्रेंड्स।
आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए हो। ये था डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, और ये था डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। आई होप आपको ये दोनों भी एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किए, 2 एंडोथर्मिक प्रोसेस के और 2 एक्सोथर्मिक प्रोसेस के, अच्छे से आपको समझना है। प्रोसेस कब कहा जाता है फ्रेंड्स? जब चेंज फिजिकल हो। रिएक्शन कब यूज किया जाता है? जब चेंज केमिकल हो, ठीक। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से समझ में आए हो, ठीक। अब बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मैं एक लाइन लिख चुका हूं, हीट एक्सचेंज अकर्स इन केमिकल रिएक्शंस एज वेल। हीट एक्सचेंज occurs in chemical reactions as well, and depending on that the reactions are classified as endothermic reaction or exothermic reactions। जब केमिकल रिएक्शन की बात आए तो हीट एक्सचेंज को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट चेंज कैसा होना चाहिए? केमिकल चेंज विच इज अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात केमिकल चेंज से रिलेटेड हो या केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हो तब टर्म यूज करा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर फिजिकल चेंज की बात करो तब यूज किया जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। अब हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन का बात करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट दोनों के डिफरेंस में अगर बात करें तो वो होना चाहिए दोनों का डेफिनेशन। दोनों का क्या होना चाहिए? डेफिनेशंस। डेफिनेशन जैसे के वैसे लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में से होने चाहिए। कंसेप्ट आपको कितना भी बढ़िया समझे, लेकिन जवाब लिखते वक्त आपको टेक्स्ट बुक की लाइंस का ही यूज करना होगा। हम लोग बोर्ड पैटर्न में जी रहे हैं और बोर्ड मांगता है कि आपको टेक्स्ट बुक में का वर्डिंग आपने यूज करना है। मन की बात अगर आप उसमें करोगे आपको शायद मार्क नहीं मिलेंगे। आप ये क्लेम नहीं कर सकते मुझे तो बहुत अच्छा समझा है, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स लिखने होते हैं वो टेक्स्ट बुक में से जैसे के वैसे लिखने होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि टेक्स्ट बुक का रेफरेंस, कंसेप्ट समझने के बाद टेक्स्ट बुक का रेफरेंस करना बहुत जरूरी है, पुराने सिलेबस में से भी और नए सिलेबस में से भी, ठीक है फ्रेंड्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहला पॉइंट होगा दोनों का डेफिनेशन। क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम आउटसाइड, इन अ केमिकल रिएक्शन if heat is absorbed or has to be supplied from outside continuously, then is called as a endothermic reaction. Whereas in a exothermic reaction, in a chemical reaction, if heat is given out while the reactants are converted into products, if the heat is given out or liberated or released, such a chemical reaction then will be called as एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। आई होप आपको पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? दोनों का डेफिनेशन। दूसरा होना चाहिए दोनों का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट होना चाहिए दोनों का एग्जाम्पल। सर क्या एग्जाम्पल होगा? ध्यान से देखिए, दोनों के एग्जाम्पल को वन बाय वन में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग एंडो की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, CaCO3 प्लस हीट एब्सॉर्ब करी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। आप उसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन एब्सॉर्बिंग हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में बाहर से हीट अंदर एब्सॉर्ब की गई थी एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। काय का एग्जांपल है फ्रेंड्स ये? मैं आपको पेन चेंज करता हूं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, एग्जांपल है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन एब्सॉर्बिंग हीट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन हीट वाज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देयरफॉर इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो टोटली अलग है, टोटली अलग है। ये केमिकल चेंज है और इसीलिए इसको नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करेंगे एक्सो के एग्जांपल की। कैल्शियम ऑक्साइड को, ये पहला एग्जांपल है एंडो के लिए और दूसरा वाला है एक्सो के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज रिलीज्ड। And this is an example of exothermic reaction. Calcium carbonate on absorption of heat give calcium oxide and carbon dioxide endothermic reaction, और calcium oxide plus water gives calcium hydroxide and heat is released is an example of exothermic reaction. भैया ये काय का एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक, आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स, दोनों डेफिनेशंस, दोनों कंसेप्ट्स बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे यूज योर ब्रेन पावर करके एक आपको पॉइंट दिया गया है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड अ केमिकल चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक डिफरेंस ये है। डिसोल्यूशन में क्या था? डिसोल्यूशन में क्या था? हमने पोटेशियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोल्यूशन देखा। बेसिकली रिएक्टेंट भी था पोटेशियम नाइट्रेट, वो सॉलिड फॉर्म में था, और अगर उसमें पानी ऐड किया जाए तो प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट एक्वियस। बट फ्रेंड्स बेसिकली डिसोल्यूशन में क्या था? डिसोल्यूशन में क्या था? रिएक्टेंट भी पोटेशियम नाइट्रेट था और प्रोडक्ट भी पोटेशियम नाइट्रेट था। बस रिएक्टेंट में वो सॉलिड फॉर्म में था, प्रोडक्ट में वो एक्वियस फॉर्म में था। बट बेसिकली कंपाउंड चेंज हुआ नहीं, उसे कहा जाएगा डिसोल्यूशन, जो कि एक फिजिकल चेंज होता है। जबकि केमिकल चेंज में रिएक्टेंट अलग है और प्रोडक्ट पूरी तरह अलग है, एंड इसीलिए उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, वेयर एज डिसोल्यूशन ये एक फिजिकल चेंज है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में का जो कंपाउंड है वो चेंज होता नहीं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक, तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड अ केमिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट जो आपको पूछा गया है, डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व्स इनटू सॉल्वेंट? व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व्स इनटू सॉल्वेंट, ये जवाब का मैं एक बढ़िया, ये सवाल का मैं एक बढ़िया जवाब आपको दूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स दो एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखा रहा हूं, दो एग्जाम्पल। ठीक, मैं यूज योर ब्रेन पावर में सेकेंड सवाल की बात कर रहा हूं। इफ वी एड अ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, इज इट ऑलवेज डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स? अगर हम लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करें तो हमेशा नया सब्सटेंस मिलेगा या नहीं? तो मेरा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। अब ये है वाटर,
ये क्या है, वाटर है। ठीक, इसमें क्या ऐड किया मैंने, H2SO4 ऐड किया। क्या ऐड किया, H2SO4। 100 ml पानी था, इसमें मैंने 3 ml H2SO4 ऐड किया, तो H2SO4 प्लस H2O, पानी में H2SO4 ऐड किया तो हमको मिलेगा H2SO4 एक्वियस। क्या मिलेगा, H2SO4 एक्वियस। क्या था फ्रेंड्स, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, लेकिन मुझे लैब वर्क के लिए डाइल्यूट H2SO4 चाहिए, तो मैंने क्या किया, 100 ml पानी में थोड़ा सा 2-4 ml H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया, उसको स्टर किया। स्टर यानी उसको एक स्पून या ऐसा कोई चीज लेकर उसको हिलाना, उसको मैंने मिक्स किया, स्टर किया, और मुझे मिला H2SO4 एक्वियस, जो कि है डाइल्यूट H2SO4। ठीक, बट फ्रेंड्स यहां पे सॉल्वेंट यानी जिसमें चीज डाली गई, पानी में डाला गया था, तो पानी है सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन है, H2SO4। ठीक है, सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला गया तो मुझे नया सब्सटेंस मिला, तो जवाब है नया सब्सटेंस नहीं मिला। ठीक, क्योंकि मेरा जो पहले मेन रिएक्टेंट था वो था H2SO4, और प्रोडक्ट में भी मुझे क्या मिल रहा है, H2SO4। तो फ्रेंड्स यहां पर सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में ऐड करने से, आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला। ठीक, जबकि अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, ये लेमन ड्रॉप्स में ऐड कर रहा हूं इसमें, ये है वाटर। ठीक फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखें, नींबू अगर मैं पानी में डालूं, पानी में अगर मैं नींबू को डालूं तो मुझे मिलेगा नींबू पानी। क्या मिलेगा, नींबू पानी, जो कि एक अलग प्रोडक्ट है, जो कि एक अलग सब्सटेंस है। तो इस केस में क्या हुआ, सोल्यूट को जब मैंने सॉल्वेंट में ऐड किया तो जो नया सब्सटेंस मुझे मिला वो टोटली डिफरेंट है, जबकि यहां पे जो नया सब्सटेंस मिला था वो सेम था। ठीक, तो कहना चाहूंगा अगर भाई सोल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो क्या आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा, तो जवाब है मे बी, मे नॉट बी। ठीक है, यहां पे मुझे कोई नया सब्सटेंस मिला नहीं, पहले भी H2SO4 था, बाद में भी H2SO4 है, पहले कॉन्सेंट्रेटेड था, पानी डालने से थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, बट है बेसिकली H2SO4। नो न्यू सब्सटेंस वाज फॉर्म्ड। सो व्हेन यू ऐड सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, it is not always necessary that a new substance will form. Maybe a new substance will form, or maybe a new substance will not form. I hope आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जैसा चाहिए वैसा आप उसको शेयर करिए, याद से शेयर करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको, आपके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उस पे से आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो याद से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।